हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रॉपल ट्रेल्स में। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था कि हम लोग साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे, ठीक है, 2025 का। तो चलो आज डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, आप लोग के साथ। तो देखो, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये क्या है, हमारा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ठीक है, और किसका है, साइंस का है, ठीक है। विषय कोड देख लो 112 है, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको तो पता ही है कि देखो, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खंड ए है, खंड सेक्शन ए है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें क्या बता रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, 1 से लेकर के 80 तक क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उनमें से सिर्फ 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, और OMR शीट में उसको भरना है, समझ गए। तो 40 क्वेश्चन इसमें है, समझ गए। चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ऑप्शन देखो, छाया है, ऑप्शन बी में है उपछाया, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो किसी प्रकाश के सामने अगर तुम कुछ रख देते हो तो क्या बनेगा, उसका छाया ही बनता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है। ऑप्शन देखो, 0, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और डी है अनंत। तो आपको पता ही है कि समतल जो दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। आपको पता है कि जो P का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/f होता है ना। इसी फॉर्मूला पे आपको निकालना है, समझ गए, इसी फॉर्मूला पे। तो 1 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है आपको, तो हम क्या करेंगे, फोकस की जगह 1 मीटर रख देंगे, ठीक है, 1 मीटर। तो अब आपको क्या मिला, उत्तल लेंस का निकालना है, ठीक है। तो 1 कट गया तो क्या मिला, 1 ही मिला ना। तो 1 डायोप्टर, और उत्तल लेंस है इसलिए वो प्लस में आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि 4th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहा जाता है। तो देखो, इसको याद करने का तरीका, क्योंकि बहुत बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो अप होगा तो वो अवतल होगा, ठीक है, क्या होगा, अप अगर होता है तो वो अवतल लेंस होता है। अगर अभी होगा तो वो क्या होता है, उत्तल लेंस। अभी सारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस। कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखो, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। प्रकाश का चाल जो है विभिन्न माध्यमों कैसा होता है, ठीक है, वो बताना है। तो ऑप्शन में देख लो, भिन्न भिन्न, ठीक है, समान, और ये ए या बी में से दोनों बताना है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पता ही है फिर जो प्रकाश की चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन देखो, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस के द्वारा जो है जो आवर्धन होता है जिसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, उसका एसआई मात्रक बताना है। ऑप्शन में देखो, मिलीमीटर, सेमी मतलब सेंटीमीटर, और मीटर, और मात्रक विहीन। तो जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी। चलो 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। तो कांच है, हीरा है, बर्फ है, और वायु है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है, ऑप्शन नंबर बी। और कितना होता है, तो 2.42 होता है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। चलो
उसके बाद देखो एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभी बता दो पहले कमेंट बॉक्स में अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो देखो अभिसारी लेंस कैसा बनाता है, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, उसके बाद सदैव अभिसारी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक। तो जो अभिसारी लेंस होता है ना वो उल्टा होता है, सीधा होता है, वास्तविक होता है, आभासी भी होता है, सब होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या है 9 को, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। जो आकाश का नीला रंग होता है वो किस परिघटना का परिणाम है ये बताना है। ठीक है बताओ, ऑप्शंस देख लो क्या है। तो ऑप्शन ए में है अपवर्तन, ठीक है। ऑप्शन बी में है क्या, ऑप्शन बी में क्या है बता दो। ऑप्शन बी में जो है वो है प्रकीर्णन, और ऑप्शन सी में है परावर्तन, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि जो आकाश का रंग होता है वो किस परिघटना के कारण होता है, तो प्रकीर्णन, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, लाल, नीला, हरा या इनमें से सभी। तो जो आकाश बोल दिया मैंने, सॉरी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है वो कैसा होता है, तो RBG, ऐसे याद कर लो, RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन, जैसे लाल, नीला, हरा, ये तीनों होता है, याद कर लेना, ठीक है, पूछेगा। उसके बाद देखो, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं, कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में या इनमें से कोई नहीं। तो जो बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कहाँ होती हैं, तो वो होती हैं रेटिना में, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, बता दो। तो उसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे कि क्या है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। देखो जैसे क्या होता है कि हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका थोड़ी देर तक हमारे आँखों में परछाई बने रहता है। जैसे बहुत ज़्यादा लाइटिंग में तुम चले जाते हो, लाइटिंग मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा प्रकाश है वहाँ देख लिए तुम, फिर नज़र थोड़ा हटा लेते हो तो वो कुछ देर तक लाइट तुम्हारे आँख में रहता है। ठीक है, जैसे तुम वेल्डिंग के दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे जो वेल्डिंग किया जाता है वो कुछ वहाँ से तुम अपना नज़र हटा लोगे थोड़ी देर के लिए तो वो कुछ देर तक आपकी आँखों में बना रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। तो कितने देर तक वो लाइट रहता है, तो 1/16 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलो उसके बाद देखो, 1 किलो वाट घंटा बराबर किसके होता है, तो 1 यूनिट का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका होता है वाट। ठीक है, और ये किसका है, वोल्ट विभवांतर का। क्या होता है, विभवांतर। ठीक है, याद कर लेना, विभवांतर का होता है। उसके बाद जूल किसका होता है, ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा। और न्यूटन बल का। ठीक है, याद कर लेना, आता है क्वेश्चन। चलो उसके बाद देखो, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, याद कर लेना, पूछता है ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो कौन है, मैक्सवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उष्मीय पर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 10⁻³ एम्पियर। ओके चलो आगे पढ़ेंगे, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए, किसमें जोड़ना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में। कैसे, देखो ये जो होता है ये अपना श्रेणी क्रम है, एक और यहाँ से जुड़ गया तो ये श्रेणी क्रम। मान लो ये 2 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है और ये भी कितना है, 2 ओम। ठीक है, समझ गए। और जब ये 2 ओम है तो इसको हम श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, तो आर हमको निकालना होता है, तो कैसे, 2 +
2 निकाल देते हैं डायरेक्ट, तो 4 ओम बन गया। तो ये हमारा बढ़ गया ना, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम जानते हैं किसका, पार्श्व क्रम, जिसको समानांतर क्रम भी बोलते हैं। देखो ये एक अपना है, ठीक है, और एक यहाँ से जुड़ा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम, ठीक है, जो आमने सामने होता है, ठीक है। अब मान लो ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, ठीक है। अब इसका जब हम आर निकालेंगे तो 1/r में होता है ना ये, तो देखो 1/2 प्लस 1/4, तो ये कैसे होगा, तो 4 का लघुत्तम 4, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा, तो 3/4, तो ये कम आ गया ना, ये जब डिवाइड करोगे इसमें तो ये कम आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो क्या पूछा है कि जब प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को किस में जोड़ना चाहिए, तो किस में बढ़ रहा है, श्रेणी क्रम में ना, तो उसी को बोलेंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, लोहा, चांदी, नाइक्रोम, तांबा, तो नाइक्रोम का किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। NH3O2, N2 और CO2। तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है वो क्या होता है, CO2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे पढ़ेंगे क्या है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो वो होता है पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है, कोयला होता है, तो यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो जो वो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो उसके बाद देखो क्या है 26 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देखो, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो देखो कोई भी बांध हो गया या कोई भी अगर पुल बनता है, चाहे कुछ भी रोकने के लिए बनाया जाता है, तो वो किस लिए बनाया जाता है, बनाने का उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उससे 3 चीज़ पूरा किया जा सके। एक, भूमि का सिंचाई होगा, दूसरा बिजली का उत्पादन होगा, और तीसरा क्या होगा, हम लोग को पानी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बच्चा जो है ना बिजली का उत्पादन लगा देता है, ठीक है, तो पहले पढ़ो तब जाके लगाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 में से सभी, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो खिलौनों में जो सेल का उपयोग किया जाता है वो सूखा सेल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है। तो जो कैथोड होते हैं ना उस पर कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करे हैं ना, सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन करे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ाए हैं। तो अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हो तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, वहाँ से लाइन बाय लाइन तुम देख सकते हो हर चैप्टर का। और ये सेम टू क्वेश्चन ना उठा कर दे दिया गया, क्योंकि ये NCERT का है और हम लोग NCERT के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखो ZNO प्लस सी, गिब्स क्या कर रहा है, Zn प्लस CO। तो इसमें पूछ रहा है कि ZNO क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक है। तो देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, और हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसमें, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। तो क्या बोलेंगे कि कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन अगर बढ़े तो उसको उपचयित बोला जाता है। अगर कार्बन के साथ अगर वहीं पे हाइड्रोजन
इंक्रीज करता तो उसको बोलते हैं अपचयित। समझ में आ गया। उपचयित अपचयित क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसको बोलेंगे क्या, उपचयित। अगर हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसको अपचयित बोलेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो मैं बता देती हूँ क्या होता है। तो HCl को बोला जाता है क्या, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो जब Zn प्लस HCl का हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या कौन सी गैस निकलती है, तो उस समय जो गैस निकलती है कौन सी निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो उसके बाद देखो निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। ऑप्शन देखो CO है, CO2 है और O2 है और D है क्या, Cl2। तो जो दूधिया करता है वो क्या करता है, CO2 करता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। ये कल परसों के क्लास में मैंने तुम लोग को बताया था कि एकदम ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और देखो तुम्हारे मॉडल पेपर में आ गया। और हाँ, जो बच्चा जो है ये मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लेता है तो 40% क्वेश्चन जो है यहीं से पूछता है। 60% भले वो चेंज करेगा लेकिन 40% बता रही हूँ आता है इसमें से। तो एकदम ध्यान से पूरा रट जाना मॉडल पेपर जो आया है। चलो तो क्या होगा बुझा हुआ चूना, तो वो होगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछता है और हमको लग रहा है कि ये एग्जाम में आएगा ज़रूर ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो दंत मंजन प्रायः होता है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो क्या होगा, अम्लीय है, लवण युक्त है या फिर क्षारीय है या इनमें से कोई नहीं। तो जो दंत मंजन होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, बता दो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑप्शन ए होगा सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अब ये बताओ लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और फॉर्मिक अम्ल हम बता देते हैं क्या होता है, चींटी में पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल कमेंट बॉक्स में बताना। चलो उसके बाद देखो 35 नंबर क्वेश्चन, इसका हाँ इसका तो बता दी हूँ मैं आंसर। 34 का क्या है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, 35 का देख लो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है, तो इसका जो pH मान होता है वो 10.5 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गया, चलो आगे बढ़ेंगे। जस्ता का अयस्क, जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं, Zn से डिनोट करते हैं, उसका जो है अयस्क बताना है। तो क्या है, जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, भाई अम्लराज क्या होता है, कोई बच्चा अगर जानता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। बता देती हूँ, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। देखो जो HCl होता है और HCl के साथ HNO3 होता है। ठीक है, और इसी को अम्लराज कहा जाता है। और ये जो होता है ना वो 3:1 में होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अम्लराज होता है उसका रेशियो बताओ, तो 3:1 में होता है। ठीक है, याद रखना। और ये यूज़ किस लिए किया जाता है, तो सोना को गलाने के लिए किया जाता है। तो बता दो ऑप्शन क्या है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, Fe है, ऑप्शन बी जो है Cu है, ऑप्शन सी जो है Au है और ऑप्शन डी जो है वो Al है। तो इसमें से सोना का बता दो क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो Au से करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक बताना है। तो देखो CaCl2 है, KCl है, HCN है, तो बच्चा कौन, CO2 जो है वो क्या है, आयनिक यौगिक नहीं है। हीलियम गैस कैसा है, तो सक्रिय है या अक्रिय है या उदासीन है, तो आपको पता है हीलियम गैस कैसा है, अक्रिय गैस है। क्या बताया था, पूछता है। ठीक है, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये जो 6 होता है ये शून्य समूह के लोग हैं। और शून्य समूह जिसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। ठीक है, और
ये जो है किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ऑप्शन देखो, लोहा है, सोना है, चांदी है, हीरा है। तो सबसे कठोर क्या होता है, तो पता ही होगा, हीरा होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आधा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब चलो 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H12 और उसका डिज़ाइन कैसे होता है बता दो, ऐसे। दिखा, ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, बेंजीन। ठीक है, देखो यहाँ कार्बन लगा होता है, यहाँ कार्बन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 हुआ ना कार्बन, तो इसीलिए C6H6। ठीक है, चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध कैसे होते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बीच बताना है, तो हाइड्रोजन ऐसे होता है ना, तो क्या होता है, एक आबंध होता है। ठीक है, वहीं पे अगर ऑक्सीजन पूछ देता तो तुम क्या बोलते, ऑक्सीजन में कैसा होता है, ऐसे होता है, द्विआबंध होता है। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन पूछता तो नाइट्रोजन में त्रिआबंध होते हैं। ठीक है, याद रख लेना, पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम बताना है, तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टॉइस, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद देखो चीनी का रासायनिक सूत्र, ये भी हम लोग कर चुके हैं, तो क्या है चीनी का रासायनिक सूत्र, C12H22O11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है। देखो जिसका कार्बन ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील करेगा, तो C3H8, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड दिया था, मेंडलीफ ने बताना है, तो उन्होंने जो दिया था वो दिया था परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो निम्नलिखित में क्षार धातु नहीं है, तो मैग्नीशियम जो है वो क्षार धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो निम्नलिखित में हैलोजन समूह का सदस्य, हैलोजन क्या होता है बता दो, तो हैलोजन जो होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, 80 होते हैं यहाँ पे आंटी। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ेंगे, जिंक का परमाणु संख्या बताओ, Zn जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 30 होता है, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, तो वो जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं को जाने नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी रेनी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है 52, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वस्तु का पुनर्चालन होना चाहिए, वस्तु का पुनर्उपयोग होना चाहिए, और वस्तु के उपयोग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उसके बाद देखो सौर सेल में किसका उपयोग करते हैं, तो उसका होता है सिलिकॉन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो मीथेन, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। आगे पढ़ते हैं, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो इनामेल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं, तो अमाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से पाचक
एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक में सहायक होता है? तो लाइपेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पीत रस कैसा होता है? तो उसका रंग जो होता है हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में श्वसन कैसे होता है? तो पत्तियों के द्वारा, ये पता है, 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो, हरे पौधे जो है रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? निष्कासन मतलब निकालते हैं, तो CO2, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो क्या है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो 2 होता है। ठीक है। मनुष्य में होगा तो वो 38 होता है। ठीक है। चलो, सामान्य डायलोस्टिक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mmHg होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो, पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पत्तियों में होता है। पत्तियों में भी किस में? स्टोमाटा जो होता है उसमें होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अस्थि क्या है? तो अस्थि जो है एक ऊतक है। ठीक है। इसके बाद देखो, पादप में अपशिष्ट संचित किस में रहते हैं? बता दो। तो वो होते हैं छाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। उसके बाद देखो, पौधों के उत्सर्जित टैनिंग, रेजिन, गोंद, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद देखो, एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ से होता है? तो अंडाशय से, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है, स्वपरागण निम्न में से किस पौधों में होता है? तो वो उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर बी। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो एंड्रोमेट्रियम में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भाग जो है पुरुष जननांग है? तो वो है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अनुवांशिकता का पिता किसको बोला जाता है? तो गेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो वो जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, इनमें से कौन वर्गीकरण के ऊपरी पायदान पर है? पायदान पर अवस्थित है, तो कौन है? तो वो होते हैं ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको बाद में बताती हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म उपयोगिता का उदाहरण क्या होता है? तो ये हो जाएगा ए और बी। ठीक है, जीवाणु और कवक, ऑप्शन नंबर डी। मांसाहारी जीव को क्या कहते हैं? तो मांसाहारी जीव को बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो 10%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेंगे। देख लो एक बार कि रेलवे में लाल सिग्नल का उपयोग क्यों किया जाता है? वो है हीरे के पूर्व आंतरिक परावर्तन होने के कारण क्या है। उसके बाद फ्यूज़ के तार, 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखना है। पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने का लाभ बताना है। और घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन क्यों नहीं किया जाता। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के फायदे, ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद देख लो बड़ा में, लॉन्ग में देख लो क्या है कि किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल के प्रथम और द्वितीय फोकस को समझाना है। ठीक है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है सब। उसके बाद सेकंड क्या है, डायनेमो बताना है। डायनेमो के सिद्धांत को लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, शॉर्ट में देख लो क्या है, केमिस्ट्री का है, ये देख लो। चलो, उसके बाद जीव विज्ञान है, ये देख लेना तुम लोग और इसको तैयार कर लेना। ठीक है। चलो, कंप्लीट होता है। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, अभी के लिए टाटा, बाय बाय।